लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। दिस इज द एंकर मैन अली सुहेल। हमारे आज के मेहमान एक सीनियर और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, कमाल के स्पोक्स पर्सन है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, विद मी इज मिस्टर कमर जमान कायरा साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू सर। बहुत शुक्रिया नौजवान, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। सर, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। सर, सदर जरदारी साहब, अचानक उनको बड़ा ज़्यादा गुस्सा आया है और आपने पहले भी 2-4 दिन में इसके ऊपर जो है अपना एनालिसिस दिया है। आपका एनालिसिस चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा एक डिटेल्ड, कि उन्होंने 3-4 जगह पर उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि खान साहब जो है इनसे जेल नहीं कट रही, औरतों की तरह रोता है, ये वर्ड्स थे उनके, और बड़ा हार्श उन्होंने जो है लहजा यूज़ किया। इस पर सर रोशनी डालें ज़रा। हार्श तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने बहरहाल तनकीद की है। जी, हम क्योंकि मुखालिफ हैं, एक दूसरे पर तनकीद करते ही हैं। जरदारी साहब का अपना उनको बहुत सारी जेल काटनी पड़ी, मुख्तलिफ अदवार में काटनी पड़ी। उनको बेनज़ीर भुट्टो शहीद का खामिद होने की सज़ा, भुट्टो शहीद का दामाद होने की सज़ा तो दी गई ना जी, बार बार दी गई। और वो बड़ी ज़रूरत से उनको बहुत सख्तियों के साथ रखा गया, जेल की खोलियों में रखा गया, सी क्लास जेल में रखा गया, फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। उन्होंने अगर कोई फैसिलिटी रखी भी, बनवाई भी, तो अपने खर्च पे बनवाई, गवर्नमेंट के खर्च पे नहीं। तो उसके वैसे स्टाइल में उन्होंने कह दिया कि भाई हौसला करें, क्योंकि पूरे मुल्क को एक हाईजैक किया हुआ था ना, कि जी पहले एक बयानिया चल रहा है कि उनको जी सहूलतें नहीं मिल रही, उनको खाना अच्छा नहीं मिल रहा, उनको एक्सरसाइज की सहूलत नहीं है, उनको वॉक करने की सहूलत नहीं है। तो पीटीआई का वो अपनी एक मजबूरी थी कि वो हर इशू को एक नेगेटिव पॉलिटिक्स में लेके आएंगे ताकि इशू बना रहे। उनके लिए तो ये ज़रूरी है कि मीडिया इशू रहे, आपको कुछ चीज़ फीड करते रहें। और फिर उनका जो आँख का मसला बना, तो अब जब सारी सूरत हाल क्लियर हुई आके, तो पता चला कौम को ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। खैर, उस पर जरदारी साहब ने अपना अब वो अपने कारकुनों से ख़िताब करने निकले हुए थे, तो अपनी पार्टी को भी बंदा हौसला देता है ना कि यार कोई नहीं है, इस बंदे को देखो, ये हमने भी जेलें काटी हैं। तो अपने कारकुनों को बूस्ट करते हुए तो वो खान साहब पे भी तनकीद करते गए, और ख़ान साहब के साथ उनका कोई ऐसा भी माहौल नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको कभी अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया। और सो उनसे ये भी कोई मुरव्वत वाला रिश्ता भी नहीं है कि कहा जाए कि जनाब उन्होंने कोई गलती की है। क्या ऐसा है कि उनको ये डर है कि खान साहब का हुकूमत पर हावी हो जाने का किसी किस्म का उनको डर है? देखिए, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी हुकूमत के हिस्से नहीं है, लेकिन हम हुकूमत बनाने में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यकीनन हमें ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी से चलती रहे। एक डर वाला इशू जरदारी साहब में नहीं होता। वो इस वक्त मुल्क की ज़रूरत क्या है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आगे बढ़े, जितना अरसा चले। ये अपने 5 साल पूरे करती है, हम 5 साल के लिए इनको लेके चलना चाहते हैं ताकि मुल्क में एक स्टेबिलिटी की फ़िज़ा आए। सो उसमें उन्होंने अगर बातें की हैं, तो मैं समझता हूँ कि खान साहब से डरने वाली नहीं इशू, पॉलिटिक्स करने का इशू। सर, डर से मतलब मेरा ये था, जैसे उनकी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं पीएम बने, तो अगर खान साहब वापस आ जाते हैं तो उनकी वो ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। हम तो कभी नहीं चाहेंगे जी, हम कब चाहते हैं कि यार हमारी ख्वाहिश पे खान साहब जेल में बैठे हैं। उन पे मुकदमात बने हैं, बनाए हैं हुकूमत ने, फैसला है हुकूमत का, और उनको सज़ाएँ दी हैं अदालतों ने। तो इसमें पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश के मुताबिक तो कुछ नहीं हो रहा ना जी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाअल्लाह ताला अवाम के ज़ोर से ही वज़ीर आज़म बनेंगे, अवाम के वोट से ही वज़ीर आज़म बनेंगे। सर, ये इशारा तो नहीं है कि कोई इसे टाइट करने का इशारा है कि जी ज़रा टाइट किया जाए इन्हें? और कभी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है ये, कभी ऐसे लगता है कि बर्फ़ पिघल रही है, कभी एकदम से इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। ये इज़ इट ऑल नेचुरल या? जरदारी साहब बहुत दिनों बाद अपने कारकुनों से गए थे ना, अब रहीम यार खां गए, विहाड़ी गए, वो अपने कारकुनों से मिल रहे थे जी, उनसे मुखातिब हो रहे थे। सदर हाउस में बैठे हुए और सूरत हाल होती है। जब आप अपने कारकुनों में जाते हैं, सियासी जमात के लोगों से एड्रेस कर रहे होते हैं, तो आप उनको मुल्की हालात के बारे में भी बात करते हैं, जमात के इशूज़ के ऊपर भी बातें करते हैं, और अपने मुखालफिन के लिए भी करते हैं, और उन पर नकद भी करते हैं कि जनाब ये देखो ये क्या है, हम बड़ी अपनी भी बंदा करता है कि हमने बड़ी ज़रूरत से ये काम किए, ये देखो हमारे मुखालफिन का क्या हाल है। तो इसको इस रंग में लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। और जरदारी साहब किसी के बारे में बहुत बुरा नहीं सोचते। खैर, सब टाइट करने से ही मुझे वो याद आया कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर खान साहब को टाइट करना होता तो इनके पसंद का जो खाना है वो इनको ना दिया जाता। तो सर, क्या सियासत, अब पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो अब इस स्टेज पर आ गई है कि खाने पीने की जो है
बातें होंगी, खाने पीने से भी रोका जाएगा? नहीं, रोका नहीं जाएगा। ये तो देखे ना, एक होता है कि किसी का अपना नुक्ता नज़र, मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए, मैं या प्रेस टॉक करते हुए एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये मुतालबा है, लाइक दिस, या गवर्नमेंट का ये मुतालबा है, या हम ये करने जा रहे हैं। एक ही आप मुझसे सवाल करते हैं, मोहसिन नकवी साहब से सवाल हुआ कि इमरान खान साहब को क्या टाइट करने का इरादा है, तो जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर हमने टाइट ही करना होता तो उनको मज़े के खाने तो ना मिलते। मुराद एक मिसाल दी उन्होंने जी। वो कोई ये नहीं है कि हम ये कर सकते थे या नहीं कर रहे या करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। सर आई एम श्योर वो आपने उनकी बल्कि स्टेटमेंट भी सुनी होगी जो कि उनकी रिपोर्ट में शामिल थी। मैं आपको कोट भी कर देता हूँ फिर से। मिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी ऑन अ कंक्लूडिंग नोट इन्फॉर्म्ड द अंडरसाइंड दैट ही इज माइंडफुल ऑफ हिज प्रेजेंट इनकार्सरेशन इन जेल एंड अकॉर्डिंगली हैज वेरी लिमिटेड वांट्स। According to him, he expects nothing beyond the basic necessities essential for his survival. तो सर इसका मतलब तो ये है कि बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रहे। लेकिन साथ ही इस रिपोर्ट में बाकी सारी डिटेल देखिए ना, उनको रहने के लिए बेड मिला है, उनको एक अच्छा सेल मिला है, उनको किताबें मिली हैं, उनको एसी मिला है, उनको टीवी मिला है, उनको एक्सरसाइज मशीन और साइकिल मिला है, उनको अपने सेल के अंदर वॉक करने के लिए एक पूरा कॉरिडोर मिला है। जेल के अंदर तो यही मैक्सिमम। सॉरी गाइस साहब, इसमें वो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ मर्जी का खाना मिलता है, जहाँ पर हम सुनते थे कि जी जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि जी अडयाला जेल तो पार्टी हाउस है, तो उसके बाद तो फिर ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही लग रहा है कि तंगी में ही वो अपना टाइम अंदर गुजार रहे हैं। जहाँ पर एक कंसेप्ट था कि जी अडयाला जेल इज़ अ पार्टी हाउस, वहाँ पर खाने पीना और सब कुछ बहुत खुला माहौल होता है। पार्टी हाउस वाला मामला भी नहीं है जी, जेल जेल ही होती है जी। जैसी भी हो। तो ये किसी के लिए भी कोई दुआ नहीं करनी चाहिए। खान साहब जेल में है तो ये कहा जाए कि वो बड़े सुकून में है, बड़े आराम में है, नहीं, जेल तो है ही तकलीफ़ का नाम। लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ एक आम कैदी को होती है उससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ने कही थी वो सर्टिफाई की उनके वकील। कैर साहब, अलीमा खान साहिबा पर बहुत तनकीद हो रही है, नकवी साहब ने भी कहा, उनको बल्कि इलाज ना होने का जो जिम्मेदार है उन्होंने उनको ठहराया जी कि इन्होंने 3 दिन जो है नहीं इन्होंने वेट करवाया, और उनके बकौल अलीमा खान जो है वो ये चाह रही थी कि जो उनका कॉज है वो ना मर जाए अगर ये फौरी तौर पे इलाज हो गया तो। मैंने अर्ज़ किया ना जी कि पीटीआई को अगर हम देखते हैं, इस वक्त अपोजिशन की जमात है, उनका लीडर जेल में है और वो और तो कुछ कर नहीं पा रहे। वो सड़क के ऊपर आके वो अपने कारकुन को मुश्तैल करके 2-3 दफ़ा ट्राइयाँ कर चुके इस्लामाबाद में, लेकिन वो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं ला सके। अभी 8 फरवरी वाले दिन भी वो उन्होंने कॉल दी हुई थी, वो भी कॉल उनकी जो है वो नहीं कामयाब हो सकी। तो उसके नतीजे में वो जो झटके लगते हैं ना सियासी तौर पे, आपको इससे निकलने के लिए, इस फिजा से और अपने कारकुन का हौसला बहाल रखने के लिए आपको इश्यूज चाहिए होते हैं। और ये एक बड़ा इशू है कि हमारा लीडर मुश्किल में है और तकलीफ़ में है, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है या उसकी सेहत को ख़तरा है। तो ये जो नैरेटिव चलता है, और उस नैरेटिव को इतना उठाया मीडिया ने, इतना उठाया, बल्कि जो गवर्नमेंट वजाहतें कर रही थी वो वजाहतें सुनने से इनकारी थे। लेकिन अब उस पर काफ़ी चीज़ें बेहतर होगी, तो उनकी तरफ से जो कुछ हो सकता था, अब ये कहा जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि जी ये इस पर सियासत करते हैं, तो और क्या करेंगे वो? मेरा ख्याल है वो सियासत नहीं कर रहे, वो नेगेटिव सियासत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यही करना है, क्या वो आराम से बैठे रहे? कैर साहब, अगर तो उनकी इन्वॉल्वमेंट से प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही हैं, कोई डायलॉग नहीं हो रहा, डायलॉग में मुश्किलात आ रही हैं, तो सीधा उनको हटा दिया जाए बीच में से इमरान खान साहब से। ये जो सवाल है ना आपका, अलीमा खान साहब आप पार्टी के कोई ओहदेदार तो है ही नहीं। उनकी पार्टी के तो चेयरमैन है वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं जी। बैरिस्टर गौहर साहब बेचारा बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा लायका आदमी है, लेकिन उनको बनाया भी खुद है, खान साहब की माँ पे बनाया गया। आज उनकी बात ही सुनने को तैयार नहीं है, और वो जो भी पार्टी फैसला करती है अलीमा खान साहबा उसको वीटो कर देती हैं। वो फैमिली के तौर पे कहती हैं कि मेरा हक है। लिहाजा हम तो ये समझते हैं कि अगर वो खान साहब को ये ज़रूरत है, वो समझते हैं अलीमा खान उनकी बेहतर वकील हो सकती हैं या बेहतर तर्जुमान हो सकती है, तो बैरिस्टर गौहर के साहब की जगह उनको ले आएँ ताकि वो यकसुई के साथ अपना काम कर सकें। तो अलीमा खान साहबा पे ये एतराज़ बहरहाल है कि वो सिर्फ पहली दफ़ा नहीं, अली मीन गंडापुर साहब का भी यही एतराज़ था, मौजूदा चीफ मिनिस्टर के साथ भी सुना है, बाकी जमात के लोगों के साथ भी, और कई दफ़ा उन्होंने बड़े तल्ख बातें मीडिया में भी कही हैं। तो उनके लिए, खान साहब के लिए भी जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं उसमें उनका एक अपना रोल है, लेकिन वो इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अलीमा खान साहिबा और उनका जो ग्रुप है वो इस सारे अमल को, इस एहतजाज को, ये जेल के बाहर जो सूरत हाल है, उनकी जो सिंपथी लेने के लिए खान साहब की बीमारी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे,
आमीन। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि उनका इलाज भरपूर तरीके से होना चाहिए और जो फैसिलिटी उनको मुमकिन है वो देनी चाहिए, लेकिन वो अलीमा खान साहिबा हों या उनके साथी हों, वो ये सारा कुछ क्रिएट करके इशू को मीडिया के ज़रिए ज़िंदा रखना चाहते हैं, लोगों के जहनों में लाइव रखना चाहते हैं। अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो लोग भी आस्ता आस्ता भूलना शुरू कर देते हैं, तो उसमें वो सक्सेसफुली चल रहा है। गैर साहब, ये डील से रिलेटेड जो बातें हैं ये पहले भी सुनते रहते थे, अब भी काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। अभी कल ही रुहेल असगर साहब बैठे हुए थे, उनसे भी मैंने डील रिलेटेड बात ही की। एंड सॉरी फॉर ड्रैगिंग दीज क्वेश्चंस बिकॉज यही है टॉक ऑफ द टाउन, ये है। तो उन्होंने भी कहा कि डील कुछ नहीं होती, डील नहीं होती ये, और उसके पास हल भी क्या है, वो जेल में है और उसके पास क्या हल है। उन्होंने खान साहब से रिलेटेड ये बात की, तो ये क्या वाकई ही जो है डील? मुझे तो खैर डील का पता नहीं है, मुस्लिम लीग वाले आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का मैं आज स्टेटमेंट एक पढ़ रहा था। 2 बार संजीदा कोशिशें जो उन्होंने कहा जो हुई हैं। उन्होंने जी, जी, किसी जी। प्रोग्राम में कहा है कि 2 जी। बार संजीदा कोशिश, और उन्होंने बताया कौन कौन सी बार। जी। तो वो तो बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से एक वजाहत आई है, पता नहीं उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ क्या है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा डिटेल का पता नहीं। आपसे पूछने का जो पॉइंट था वो ये था कि यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड और आप यू आर अ वेरी वेरी गुड स्पोक्स पर्सन एज वेल। सुहेल वड़ाइच साहब ने भी कहा था जी कि डील की तो बात तो है, लेकिन वो डील नहीं हो रही जो खान साहब चाह रहे हैं। किसी के चाहने की सारी डील तो नहीं मिला करती थी। डील जब भी होती है वो दोनों अतराफ को कुछ ना कुछ अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा करनी होती है, तभी डील मिलती है। उन्होंने मजीद कहा भी ये कि वो चाह रहे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शंस हों, और साफ शफाफ इलेक्शंस होने का मतलब ये है कि पीटीआई का हुकूमत में आ जाना। इलेक्शन तो अपने वक्त पे होंगे ना जी। इलेक्शन हुए, वैसे भी रोज़ रोज़ इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है, जैसे तैसे हुए। जो इल्ज़ाम उनका है वो अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन करा के गवर्नमेंट जो बैठी है ये आसानी से छोड़ के तो नहीं चली जाएगी। कौन सा चैलेंज आ गया हुकूमत को कि वो आज घर जाके नया इलेक्शन कराने की बातें करे। सो ये अपोजिशन का मुतालबा अपनी जगह है। इमरान खान साहब यकीनन ये चाहेंगे, लेकिन देखें फिर मैं ये कहूँगा, जब भी कभी मकालमा होता है, अपोजिशन हुकूमत में हो, मुझ में आप में हो, जहाँ 2 फरीकैन के दरमियान आपस में कज़िया बनता है, तो डायलॉग के नतीजे में आप या मैं एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे कन्विंस बहुत कम कर सकते हैं। इस सूरत हाल में गवर्नमेंट का एक अपना मौक़िफ़ होगा कि हम 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल पूरे करेंगे, आप लेजिस्लेशन की बात कर लें, आप और जो एजेंडा रख लें। खान साहब का होगा कि नहीं, आप गवर्नमेंट ख़त्म करें, फौरी तौर पर 90 दिन में इंतखाब कराएं। ये मुतालबात, अब दोनों के मुतालबात एक दूसरे फरीक ने नहीं मानने, फिर इसके दरमियान को रास्ता निकलेगा ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पेडेस्टल से थोड़े नीचे आएंगे, मैं अपने पेडेस्टल से। कौन परसेंटेज वाइज कम या ज़्यादा होगा, ये बात का इशू है। इसी तरीके से मुज़ाकरात कामयाब होके कोई मिडल वे निकल सकता है, यही होता आया है तारीख में। खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो अपने एक जो उन्होंने इमेज बनाया हुआ है ना, उन्होंने अपने हाथों बड़ी मेहनत से बनाया है, उनके सोशल मीडिया ने, उनके प्रमोटर्स ने बहुत ज़ोर से बनाया है ये। और वो ये है कि जी खान साहब तो बड़े तगड़े हैं, खान साहब तो बड़े डटे हैं जी। खान साहब तो बड़े असूल वाले हैं, ये तो अपने मुखालिफ से हाथ नहीं मिलाते, ये तो उसकी तरफ देखते नहीं हैं और उसके लिए अच्छे लफ्ज़ों में बोलते नहीं हैं, लाइक दिस। अब खान साहब वो अपने उस पेडेस्टल को इतना हाई कर बैठे हैं और अपने कारकुन का दिमाग इतना सख्त कर बैठे हैं कि उनको ये खदशा है। आपने देखे ना उसकी झलके कि पीटीआई के अंदर से अगर किसी बंदे ने खान साहब के मिलने के बाद भी या आपस में बैठ के कोई ऐसा फैसला किया जो उस हार्डेस्ट स्टैंड से थोड़ा सा नीचे था, तो उसके खिलाफ गाली गलौज शुरू हो गई। अब खान साहब को भी ये ख़तरा है, मेरे ख्याल में, हो सकता है मेरी गलती हो, खान साहब को भी ये ख़तरा है कि अगर मैं कोई समझौता करता हूँ, कोई डील करता हूँ, तो मेरा अपना कारकुन मेरे खिलाफ उठ खड़ा होगा, क्योंकि मैंने उसका ज़हन बड़ा पक्का किया हुआ है। सो जो उनका बुत बना हुआ है, उस बुत के खौफ से वो अपने सार में मुब्तला हो गए। इसी तरह बंदा अपना इमेज जो बना बैठता है ना खुद, अगर वो फेक हो तो उस इमेज के बंदा शहर में फंस जाता है। यार सब बहुत इस वक्त तो स्पेशली ये जो एनवायरनमेंट बना हुआ है, सब लोग जो है खान साहब की जो है खामियां निकाल रहे हैं, उनकी पार्टी की खामियां निकाल रहे हैं। मैं समझता हूँ सर 2 साल जेल उन्होंने जो है वो काटी तो है, और अभी तक वो लग भी ऐसे रहा है। वो चाहे उसकी वजह कुछ भी हो कि उनके उन सपोर्टर्स में ये उन्होंने जो है परसेप्शन डाल दिया हुआ है कि वो बहुत सख्त हैं, और वो अभी तक तो वो सख्त ही हैं। ऐसे ही लग रहा है कि वो अपने असूलों के मुताबिक ही जो है वो हिल नहीं रहे अपने असूलों से इधर उधर। तो ऑन अ लाइटर नोट,
कोई पॉजिटिव चीज़ आपको नज़र आई खान साहब के इस जेल टेन्योर में? नहीं देखें, सच्ची बात तो यही है कि खान साहब ने बड़ी जुर्रत से जेल काटी है, ये बात तो नहीं है। ये तो बाहर मीडिया के अंदर ज़रूर प्ले अप उन्होंने कराया है या किया है उनकी जमात ने, लेकिन तसव्वुर तो यही था ना जी। जनरली हुकूमत तो यही कहती थी, आम लोग भी यही कहते थे कि खान साहब ने 2 हफ्ते जेल नहीं काटनी, 2 महीने नहीं निकालने, तो 2 साल निकाल लिए हैं और ठीक तरीके से निकाल लिए। अपनी जगह से वो हिले नहीं है। आज भी अगर वो डायलॉग नहीं कर रहे, आज भी अगर अपने रवैये में नरमी नहीं कर रहे, जो कि उनके लिए भी, उनकी जमात के लिए भी, मुल्क की अमूमी फ़िज़ा के लिए भी, डेमोक्रेसी की अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके रवैये में एक सख्ती है जो बहरहाल उनकी जुर्रत की अलामत है, जो किसी का क्रेडिट है उनको देना चाहिए। वैसे यही कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि खान साहब को अंदर बताया ये जाता है कि जी हज़ारों लोग बाहर जमा हो गए हैं और उनको जो है बाहर की जो न्यूज़ है, उनकी जो सपोर्ट सिस्टम जो है उससे रिलेटेड सही जो न्यूज़ है वो उन तक नहीं पहुंचाई जा रही। वो इस वजह से जो है उनको लगता है कि बाहर मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो हज़ारों की तादाद में है, इसीलिए वो और ज़्यादा अपने स्टांस को लेकर। देखिए ना, बंदा बीमार हो तो उसको जाके कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारी बीमारी लाइलाज हो गई है या तुम 4 साल बिस्तर पे पड़े रहोगे। उसको कितना भी शदीद तकलीफ हो, उसको कहा जाता है, डॉक्टर ने कहा है जल्दी ठीक हो जाओगे, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में बेहतर हो जाएंगे, फलां हो जाएगा, तो उसको क्विकेस्ट टाइम में बताया जाता है। तो होप नहीं तोड़ते। खान साहब को एक तो पहली बात तो यह है कि उनको सारी खबर मिलती है। उनको अच्छी खबरें देने वाले भी होंगे, फेक खबरें देने वाले भी होंगे, लेकिन उनके ये जेल में बैठा बंदा भी ज़राए सारे होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं और उनको लोग भी अपने मिलते रहते हैं। वो उनको अच्छी खबर भी देते हैं, सारी दुरुस्त खबर भी देते हैं। सो ये नहीं है कि खान साहब को, हाँ मैंने कहा ना कि उनको ये बहरहाल ज़ोम है कि लोग मेरे साथ हैं, उन्होंने उनको बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया है, ये बात तो दुरुस्त है जी। और मुझे उनकी सियासी पॉलिसियों से इख्तलाफ है ना, अदरवाइज़ उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह थी जी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। वो कैसे थी, वो एक स्टोरी टेलिंग के ज़रिए उन्होंने लोगों को ट्रांस कर लिया था, फलां कर लिया था, जो मर्जी मैं उसके ऊपर तनकीद करता रहूँ, बट दैट वाज बिल्कुल। कैसा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पहले भी जो है इसके ऊपर बात की थी, एक न्यूज़ शो में ही आप बैठे हुए थे और आप कह रहे थे कि वो पीटीआई वाले ये कह रहे थे कि इनको शौकत खानम से उनको जो डॉक्टर्स चाहिए वो उनको दे दें, और आपने इस पे जो है पॉइंट उठाया कि शौकत खानम किस चीज़ का जो है हॉस्पिटल है, तो वो है तो कैंसर हॉस्पिटल। पॉइंट मेरा ये है कि वो चाह रही हैं, वो बेशक किसी स्पेशलिस्ट को, आई स्पेशलिस्ट को ना कहें, वो अगर किसी डेंटिस्ट का भी कहते हैं तो उनको दे दिया जाए, इसमें क्या है? देखिए, जब आप आर्गू कर रहे होते हैं तब उस आर्गूमेंट के अंदर उसका जवाब हो रहा होता है। फिर मैंने कहा ना, ये मेरा कोई मौक़िफ़ ये नहीं था, मैं गवर्नमेंट से मुतालबा नहीं कर रहा था। जी। एक सवाल हुआ, उस सवाल के जवाब में उनके मौक़िफ़, उनकी तरफ से ये कहा गया और बड़े ज़ोर से कहा गया कि बड़ी ज़्यादती हुई, बड़ा ये हुआ, बड़ा ये हुआ। 5 डॉक्टर्स जिसमें शिफा इंटरनेशनल आई हॉस्पिटल के 20 स्पेशलिस्ट थे वो मौजूद थे, जो कि सरकारी अस्पताल नहीं है, और सरकारी डॉक्टर्स भी थे, और सरकार के सारे लोग ख़राब तो नहीं हैं। तो मैंने उसमें आर्गूमेंट ये किया कि जो डॉक्टर गए थे पहले उनका क्रेडिबिलिटी चेक करा ले, वो कैसे लोग थे, वो अच्छे स्पेशलिस्ट थे कि नहीं, वो इन अमराज के माहिर थे कि नहीं जिनके चेकअप के लिए गए थे जी। और फिर उसके बाद आपको उनकी नीयत पे शक हो सकता है, वो गवर्नमेंट की बोली बोल रहे होंगे। तो मैंने कहा कि अगर खान साहब जिस बंदे के लिए पीटीआई कह रही है या इनके लोग कह रहे हैं, वो तो कैंसर अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, उनको क्या पता आई का प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मैंने फिर आप वाली बात, जब ये सवाल हुआ तो मैंने कहा जी अच्छा फ़र्ज़ करें उन 5 डॉक्टर साहिबान के साथ इनके भी एक डॉक्टर चले जाते, फ़र्ज़ करें जी। अब आप ये कह रहे हैं ना, मैं उन पे शक है, उन 5 डॉक्टर्स की रिपोर्ट पे शक है, ये सवाल था जी। मैंने कहा जी अगर गवर्नमेंट ये कहे कि हम इनके डॉक्टर को इसलिए अलाउ नहीं कर रहे कि इनके डॉक्टर साहब अगर जाएँ, ये 5 डॉक्टर जो मर्जी आके रिपोर्ट दें जी, वो डॉक्टर साहब आगे मीडिया में जो बात कहेंगे, मीडिया उसकी बात को लेके उड़ा देगा जी। उसको पूरी पीटीआई उड़ाएगी, उसको सोशल मीडिया उड़ाएगा, और गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट के भेजे हुए एक्सपर्ट्स का व्यू कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। लेकिन कैसा, ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन डेवलप कर सकता है जी। सो आपको इस एंगल से भी देखने की जरूरत है, तो मैंने ये कहा। बिल्कुल। कैसा पॉइंट ये है कि अगर तो वो, मेरे नज़दीक अगर तो वो ये कह रहे हैं तो वैलिड भी है, क्योंकि जब वो ये देखते हैं कि इवन के फैसल वाडा साहब, उन्होंने कह दिया कि जी नवाज शरीफ साहब की जो प्लेटलेट्स की जो रिपोर्ट थी वो हमने घर बैठ के बनाई,
और अगर तो इस तरह की सिचुएशन रही हुई है, ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का रहा हुआ है, तो फिर ये शक करना इसमें को मतलब वो शक तो बल्कि उनको होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट के बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, और फैसल लाउडा साहब तो बादशाह आदमी है, उनके किसी सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता। अच्छा। वो तो बड़े पहुँचे हुए आदमी हैं, वो पहुँची हुई खबरें लाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एक तल्ख माजी है, गलत बयानी का भी एक माजी है। लेकिन यार वो 5 डॉक्टर्स थे जी। उन 5 डॉक्टर्स ने जाके देखा, उन 5 डॉक्टर्स को वापस आके जब जिस तरह नकवी साहब ने बाकायदा उसकी वजाहत की है कि इनकी टीम के जो लीडर ऑफ द हाउस यानी अपोजिशन है इन सेनेट एंड नेशनल असम्बली, उनको बुलाया गया, बैरिस्टर गौर साहब को बुलाया गया। महमूद खान साहब शायद वहाँ अवेलेबल नहीं थे इसलिए नहीं पहुँच सके। जी। इनके डॉक्टर्स को बुलाया गया, वो नहीं पहुँचे। उनको फ़ोन पे पौन घंटा 40-45 मिनट जो डॉक्टर्स की टीम गई थी और जो खान साहब के अपने शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन रहा, वो मुख्तलिफ सवाल जवाब टेस्ट। फिर उनसे पूछा गया कि आप और कोई चीज़ तजवीज़ कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि ये जो टेस्ट हमने कराए हैं इसकी ये रिपोर्ट्स आई हैं, अगर आप तो उन्होंने कहा नहीं जो टेस्ट हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है एंड वी आर सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट। इसी तरह उनके वकील ने कहा, इसी तरह राजा नासिर साहब ने कहा, इसी तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जो पीटीआई के सरबराह हैं। जी। सो उनकी बात का कोई वजन नहीं है। आज ही अफरीदी साहब ने जो है बयान दिया है कि वो फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं अब, और ये सियासी बयान है, ये जो फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं जी कि खान साहब जो है वो एक कमांडर जिसे सेलेक्ट करेंगे और फिर वो फोर्स बनाएगा, और ये सियासी बयान है, सपोर्टर्स को ठंडा गर्म रखने की कोई देखिए जो फोर्सेस होती हैं ना जी, ये तो आप स्टेट से लड़ने के लिए बनाते हैं। जब बरसगीर में स्ट्रगल हो रही थी आज़ादी की तो कांग्रेस की भी फोर्स थी, मुस्लिम लीग की भी फोर्स थी, बाकी जमातों की भी, जमीयतुल उलमा हिंद की भी थी, तो अपनी अपनी फोर्सेस बनाई हुई थी जी। वो नौजवानों की टीमें बनाई जाती हैं। अब वो ये फोर्स क्या करना चाहते हैं, किस तरह की फोर्स बनाना चाहते हैं, सबका कॉज एक था फ्रीडम, और ये क्या करना चाहते हैं। अगर तो ये फोर्स बना के वो हंगामा बपा करना चाहते हैं जो वो अपने पॉलिटिकल लोगों को ले जाके नहीं कर सके। अफरीदी साहब ने जो कहा है कि मैं फोर्स बना रहा हूँ जी, अब मैं जो अगर उसको समझता हूँ या इस मामले को अगर खोलता हूँ तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले गंडापुर साहब ने और उनके दौरे हुकूमत में जो 2-3 दफ़ा इस्लामाबाद पे अटैक हुआ या चढ़ाई की गई, उसमें जो चीज़ वो चाहते थे वो नहीं कर पाए, वो डेडलॉक क्रिएट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से गंडापुर साहब को हटाया गया और अफरीदी साहब को ये चार्ज दिया गया और टास्क दिया गया कि नंबर 1 आपने ऑपरेशन रुकाना है, नंबर 2 ये उस दिन के अखबारात निकालिए जो उनको टास्क दिए, और नंबर 2 कि आपने गवर्नमेंट के साथ तसादम करना है, लड़ाई करनी है, वो माहौल क्रिएट करना है, वो एहतजाज करना है, वो पूरा मुल्क जैम करना है ताकि खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा कराई जा सके। ये उनका टास्क है। सो अफरीदी साहब जो कह रहे हैं वो माजी के जो एहतजाज थे वो भी पुरतशद्दद ही, लेकिन अगर हम उसको फिर भी पॉलिटिकल एहतजाज ही कह लें, इसका मतलब है कि वो उस रंग में, वो पुरतशद्दद रंग को भी काफ़ी नहीं समझते, और अब वो समझते हैं कि एक फोर्स बने जो रियासत के इदारों के साथ लड़े। तो मैं, हो सकता है मेरी गलती हो इंटरप्रिटेशन में, मैं ना समझ पा रहा हूँ, लेकिन फोर्स से मुराद मेरी, मुझे जो समझ आती है वो यही हो सकता है। नहीं, अपोजिंग फोर्स तो फिर पूरी पीटीआई है। अपोजिंग फोर्स तो बहुत सारा मीडिया का वो सेक्शन है जो खान साहब की सपोर्ट में है, तो फोर्स तो यह है। अब वो एक चीफ मिनिस्टर एक फोर्स का जिक्र कर रहे हैं कि मैं एक फोर्स बनाऊंगा जिसको कमांडर खान साहब जिसको मुकर्रर करेंगे, और वो फोर्स जो है वो क्या करेगी, वो फोर्स खान साहब को आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद करेगी। तो पॉलिटिकल जद्दोजहद तो जमात कर रही है जी। अब इससे बढ़ के जमात ने आगे मार भी खाई है, जमात के लोग जेलों में भी गए हैं, जमात ने बहरहाल, जिसमें कोई शक नहीं है कि वो रियासत की तरफ से भी बड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा हुआ, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि पीटीआई ने बहरहाल मुश्किल तरीन वक्त में भी अपने एहतजाज किए। ठीक है, उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी थी, सब कुछ था, उन्होंने एहतजाज किए, लेकिन वो काफ़ी नहीं समझते। वो जो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लोग, एमपीएज, एमएनएज, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा कुछ कर सके या उनकी सूबाई हुकूमत, वो काफ़ी नहीं था जी। इसका मतलब उससे बियॉन्ड जाने की कोई ज़रूरत है, और उससे बियॉन्ड तशद्दुद ही हो सकता है ना।
फिर पॉलिटिकल स्ट्रगल तो नहीं हो सकती। जी गाय साहब, जैसे ही आप तशद्दुद की बात करें, हंगामे की आपने बात की, लड़ाई की आपने बात की, इससे क्या हम ये जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नर राज के जो इम्कान आते हैं वो बढ़ जाएंगे? KPK में गवर्नर भी जो है आपकी जमात के हैं। देखिए, उन्होंने एक बात की है, ये डिपेंड करता है। गवर्नर राज ना जी एक कानून है, आइन के अंदर है, ये कायनी तरीका है। अगर एक ख़ास सिचुएशन इवॉल्व हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए अगर मामूल के कानून, मामूल के तरीक़ाकार से वो नहीं निपटा जा सकता, तो आइन के अंदर ये दर्ज है क्या तरीका होगा, कौन सी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या क्या हो सकता है। उसमें से एक गवर्नर राज भी है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल आई, मैं ये नहीं कह रहा कि लग रहा है लगेगा, अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है तो गवर्नर राज का लग जाना जो है ये तो फिर आइन उसका रास्ता देता है ना, डेडलॉक तो नहीं आइन छोड़ देता, तो ये फिर एक आइनी रास्ता है। अल्लाह ना करे वो वक्त आए। बट इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। पॉसिबल क्या हुआ? गाय साहब, जरदारी साहब बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो PM बनाने की ख्वाहिश भी रखते हैं, बात भी करते हैं। इसके लिए पंजाब की सीट्स चाहिए होंगी। सवाल ये कि सीट्स जो हैं वो सीटें किसकी तोड़ी जाएंगी, PTI की या PMLN की? किसी की नहीं तोड़नी, हमने लोगों से वोट लेना है, हमने सीटें जीतनी है। और बिलावल साहब को सिर्फ जरदारी साहब नहीं, इस मुल्क की यूथ चाहती है, हम सारे पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं, इस मुल्क के जमहूरियत पसंद चाहते हैं। बिलावल साहब ने अपनी एबिलिटी साबित की है, दुनिया पे साबित की है, और इंशाल्लाह वो आप उनकी एबिलिटीज़ को देखेंगे। तो हम सबकी ख्वाहिश है जब भी आएंगे किसी के तोड़ के नहीं आएंगे, किसी के बंदे उनकी वफादारियाँ तब्दील करा के नहीं आएंगे, बल्कि बिलावल साहब साजिशों के नतीजे में नहीं, आवाम से वोट लेके इंशाल्लाह ताला आएंगे। गाय साहब, जैसे मरियम बीबी हैं, उनको पहले जो है वो CM बनी, तो क्या बिलावल साहब को भी पहले जो है वो वाला एक्सपोजर दिलवाना चाहिए था? बिलावल और साहब अब वो एक पॉपुलर लीडर, एज अ पॉपुलर लीडर इमर्ज कर रही हैं। बिलावल साहब अपनी पार्टी के सरबराह हैं, वो पहले भी थे, फिर वो वज़ीर ख़ारजा बने, वो 16-17 महीने वज़ीर ख़ारजा रहे, बहुत एक्सपीरियंस होता है वज़ीर ख़ारजा, फेडरल गवर्नमेंट का अहम रोल होता है। और फिर उसके बाद फिर वो अपनी पार्टी को चला रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है। एक पार्टी के हेड के तौर पे पार्टी रन करना एक और सूरत हाल होती है। मरियम बीबी को एक्सपीरियंस दिलाया गया, बड़ा अच्छा किया गया। जब ये पिछला इलेक्शन हुआ था तो हमारी जमात के अंदर ये मुबाहिसा था, ये बहस हुई कि बिलावल साहब को प्रोविंशियल असम्बली में आ जाना चाहिए और ख़ुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए जी। लेकिन इस पर मेजॉरिटी ने, हमारी ने ये कहा कि नहीं, पार्टी हेड को चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, फिर वो एक सूबे के अंदर रह जाएंगे। पार्टी हेड पूरे मुल्क का होता है, जी। वो पूरे मुल्क के लिए कोशिश करता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फेडरल जमात है, इसके हेड को वही काम करना चाहिए जो उसको सूट करता है। तो इसलिए लेकिन वो जो आप कह रहे हैं तजर्बा, वो तजर्बा उनको बतौर वज़ीर ख़ारजा काफ़ी हो गया, इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। बीबी शहीद बगैर किसी तजर्बे के आई थी और पाकिस्तान की बेहतरीन वज़ीर आज़म थी। गाय साहब, एनालिस्ट का कहना है कि खान साहब का जो खौफ है, उनका जो डर है, उसकी वजह से PMLN और पीपल्स पार्टी जो हैं वो एक हुई। अब अगर ये थ्रेट या खौफ किसी भी तरह न्यूट्रल हो जाता है तो वही क्लैशेस स्टार्ट हो जाएंगे। कि हमारे ना एक तो सियासत के अंदर हमारी तलखी बड़ी है, हमारे यहाँ बर्दाश्त थोड़ी है। यहाँ तो अब यूरोप में जाते हैं, लोगों की गाड़ियाँ टकरा जाती हैं और वो नीचे उतरते हैं, पुलिस आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आती तो फिर वापस में देख के एक दूसरे से बात कर लेते हैं, इंश्योरेंस वहीं बैठे इंश्योरेंस का क्लेम बना के तस्वीरें खींच के दे देते हैं, अस्सलाम वालेकुम साहब। हमारे यहाँ ये होता है कि गाड़ी लग जाती है, कसूर किसी का है या नहीं, उतरते हुए हम तेरी ऐसी तैसी और गरेबान पकड़ के थोड़े डंडे चल जाते हैं। ये मिजाज है। कभी लड़ाई हुई है किस तरह से? यकीनन मैं भी इंसान हूँ जी, कभी ना कभी तो मेरी ज़्यादातर लड़ाई वैसे गलतियों के ख़िलाफ़ हुई है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ मिजाज है ना सियासत के अंदर भी तलखी का, ये है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खान साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उनकी जमात मौजूद है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के साथ अब डैगर ड्रॉन नहीं होनी चाहिए, या किसी भी जमात के साथ नहीं होना, क्योंकि हमें टॉलरेंस आनी चाहिए, हमें सबक सीखना चाहिए। हमने माजी से सीखा है, इसीलिए हम इमरान खान साहब को जब वो हुकूमत में आए थे उस वक्त भी कह रहे थे कि ठीक है भाई, हमारे खिलाफ केसेस हैं, हम निपटेंगे, लेकिन आओ बैठ के कोई मुल्क को आगे चलाने का कोई रास्ता तय करें। जो बीबी शहीद का सबक था, सारी जमातों को इकट्ठा करके वे फॉरवर्ड बनाओ। जब खान साहब की हुकूमत चली गई फिर हमने कहा, जब वो जेल में गए फिर कहा, लेकिन अब एक तरफ से खान साहब को स्पेस नहीं देंगे तो क्या होगा, उसका यही रास्ता निकलेगा। और हमारा और मुस्लिम लीग का कल इलेक्शन हुआ, हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे।
ये तो कोई अचंभे वाली बात ही नहीं है। हमको ये तो इतिहाद नहीं बना के बैठ गए कि हम सदा के लिए एक हो गए। ये गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या होना चाहिए था? गिवन सर्कमस्टांसेस में जो मेजॉरिटी पार्टी जिसके पास अक्सरियत वोट है उसको हुकूमत बनानी चाहिए थी। अगर उसको हुकूमत ना बनाने दी जाती फिर क्या होता? फिर हुकूमत डिज़ाल्व हो जाती, ये असेंबली डिज़ाल्व होती ना जी, नई गवर्नमेंट ना बनती तो। और हम अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करते मुस्लिम लीग को तो गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे। तो फिर क्या होता? तो फिर तो और बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाता। तो आपने ये देखना होता है कि आपने सिर्फ आज के दिन में नहीं देखना, उसके बाद देखना कि अच्छा ये ना हुआ तो फिर ये होगा, या ये करेंगे तो फिर ये होगा। तो जो अमकानात मुस्तकबिल में होने होते हैं आप उनको प्रिडिक्ट करके उसके ऊपर खड़े होकर फैसले करते हैं। अच्छे भी कर लेते हैं, कमज़ोर फैसले भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं की बुनियाद पर। तो पीपल्स पार्टी ने ये फैसला इसीलिए किया कि हम मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट में भी नहीं बैठते। लेकिन आप रोज़ हमसे सवाल करते हैं, मीडिया भी एतराज़ करते हैं, लोग भी कहते हैं कि जी वो तो देखो जी तुसी गवर्नमेंट के विच है ही हो ना जी, जो कोई गलती होंगी भी महंगाई तुहाडी जिम्मेदार हो। यानी हम उसका जो प्रेशर आ रहा है, उसका जो स्लैश आ रहा है वो तो हम ले रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट में नहीं बैठे, जानबूझ के नहीं। फैसला है हमारा, ये दावत थी, ये बाद में भी दी गई, लेकिन और ये भी था कि 50-50 टाइम, 2.5 साल का। नो, चेयरमैन ने कहा नो, हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा नो, आप 5 साल के लिए हैं। इसलिए कि हम अगर पहले दिन से 2.5 साल की गवर्नमेंटें लेके चलने का ऐलान करते तो ये गवर्नमेंट पहले दिन ही गिरी होती। इसी तरह हम हुकूमत में बैठ जाते, दोनों जमातें मिलके, पता नहीं हम कहते जी मुस्लिम लीग भी खुल के फैसले ना कर सकती, और वो कहते जी मैं पीपल्स पार्टी ने नहीं चलने दिया। तो हमने कहा जी ठीक है, आप हमसे मशावरत कीजिएगा, जहाँ आप हमें कायल करेंगे हम आपको सपोर्ट कर देंगे असेंबली में, लेकिन आप अपना फैसला कीजिए, अपने एजेंडे को लेकर चलिए, अपना इकनॉमिक एजेंडा, ताकि ये ना हो कि हम यकसुई से खिदमत। वैसे भी 50-50 की आपने बात की, आपने वो जो है आपकी पार्टी ने रिजेक्ट किया, तो क्या उन्होंने 100 पे माने कि ये टेन्योर पीएमएलएन अगला की तरफ से है, उनके पास मेजॉरिटी थी, उनका हक बनता था। आइंदा भी जिसकी मेजॉरिटी होगी, अगर किसी एक जमात की मेजॉरिटी हो तो अपनी हुकूमत बना लेगी, नहीं होगी तो जिस जमात की अक्सरियत होगी लॉजिकली उसका हक बनता। वैसे 28th अमेंडमेंट की बात चल रही है, पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? 18th अमेंडमेंट अब कोई चीज़ नहीं है, उसका अब कोई वजूद ही नहीं। सर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि 18th अमेंडमेंट को किसी का बाप भी जो है 18th अमेंडमेंट अब कोई चीज़ नहीं है। एक वक्त था जब आइन के अंदर जब आइन बना तो उसमें 17 तरमीम हो चुकी थी। अब जो नई तरमीम हुई उसका नंबर 18वां था, उसको 18th अमेंडमेंट कहा गया। उसके अंदर जो तरमीम हुई वो 103 आर्टिकल अमेंड हुए थे। उन 103 आर्टिकल को अब आइन बन गया है जी। दैट इज़ नो मोर ए सेपरेट थिंग। अब उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, खुरचा नहीं जा सकता। दूसरा, क्या 18वीं तरमीम ख़त्म करने से मुराद ये है कि वो 103 आर्टिकल जो अमेंड हुए थे सारे ख़त्म कर दें, या आईन पाकिस्तान के कुछ आर्टिकल्स के ऊपर ख़ास एतराज़ है और उनको अमेंड करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है, कुछ जमातें महसूस कर रही हैं? ऐसा हमें तो पता नहीं है। हाँ, अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहता है, आप चाहते हैं कि जी ये कानून इस तरह नहीं ठीक, तो मेरा नुक्ता नज़र तो इस पर यह है कि पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो तरमीम आपने की, जो आइन आपने बनाया, आज जो आइन है, पहले इसको पूरी तरह इस पर अमल दरामद करें, इसको इस्तेमाल करके कोशिश करें। अगर आप अमल दरामद करते हैं और ये आपकी तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं करता, या जुज़वी तौर पे नहीं करता जी, या बिल्कुल नहीं करता, फ़र्ज़ करें, तो ये तो इंसानों का बनाया हुआ कानून है ना, इसको तब्दील करने का उसके अंदर लिखा हुआ है, तरीक़ाकार भी लिखा हुआ है, तो फिर उसको जुज़वी तौर पे भी तब्दील किया जा सकता है, कुली तौर पे भी तब्दील किया जा सकता है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले उसको देखा तो जाए कि तीसरी गुजारिश ये है कि 28वीं तरमीम के अंदर क्या करना है। कोई मुजवज़ा बात अभी तक तो गवर्नमेंट ने कोई बात शेयर नहीं की, कोई मुसवदा उसका सामने नहीं आया, ये हेर से है, कोई कहता है सूबे बनाने हैं, कोई कहता है NFC है, कोई कहता है फलाह है, लेकिन उसकी कोई हमारे सामने सूरत हाल नहीं। सर पीपल्स पार्टी भी बात करती है पंजाब की तकसीम की, अगर डिविजनल लेवल के सूबे बनाने की बात आई तो सिंध भी बाकी प्रोविंसेस की तरह यूनिट्स जो है में डिवाइड हो जाएगी। देखिए, सूबे बनाना ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। कुछ लोगों की राय है कि पंजाब जो साउथर्न पंजाब है वहाँ पे एक अलग सूबा बन जाना चाहिए, पंजाब के 2 सूबे बड़ा सूबा है। कुछ लोगों की राय है कि हज़ारा सूबा बनना चाहिए।
कुछ लोगों की राय है कि कराची को सूबा बनना चाहिए, उस मुल्क के अंदर 5, 6, 7 सूबे बनने चाहिए। कुछ लोगों की राय है कि बलोचिस्तान बहुत ही बड़ा है रकबे के लिहाज से, उसके अंदर लोगों के लिए बड़े मसाइल हैं, वहाँ सूबा बन जाना चाहिए। तो ये आरा है, हर बंदे को राय रखने का हक है। इसी तरह कुछ राय ये हैं कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर जितनी डिवीजन्स हैं, इख्तियार को इतना डिवॉल्व कर दो कि हर डिवीजन को सूबा बना दो जी। ये भी एक राय है। हर बंदे को राय रखने का और ये राय अवाम तक लेके जाने का हक है। वो लेके जाएं, वो सारे डिवीजन्स वाले लेके जाएं या ज़्यादा सूबों वाले लेके जाएं, अवाम उसको वोट कर दें। आइन के अंदर उसका तरीकाकार दर्ज है, उस पर चल के नए सूबे बना लें। आपने डिवीजन पे अवाम तो आपको राय देते हैं, डिवीजन पे बना लें। आपको 4 सूबों की इजाज़त और देते हैं, 4 बना लें, नहीं देते तो ना बना। ये तो झगड़े वाली बात ही नहीं है। हाँ, चाहे लोगों के पास ये मुसल्लत नहीं होना चाहिए जी। ये ना हो सकता है, ना हम होने देंगे, मुसल्लत नहीं, लोगों की राय के मुताबिक इसमें बिल्कुल होना चाहिए। बस सवाल ये था कि क्या पीपल्स पार्टी पंजाब की तकसीम की बात करती है, तो क्या इसलिए करती है कि भुट्टो साहब के टाइम के बाद से वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी? तो पॉपुलैरिटी नहीं मिली तो अब मतलब फतेह नहीं तो कर सके तो तोड़कर ही काम चलाया जाए। नहीं, मैं ना आपको एक करेक्शन करूं। ये जो तासर दिया जाता है ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ कि पीपल्स पार्टी पंजाब की तकसीम की बात करती है, ये बिल्कुल ही गलत है। पंजाब का नया सूबा, सराइकी सूबा, हज़ब या बहालपुर सूबा, जो भी उसका नाम जी, जी। एक अलग सब जो सदर्न पंजाब में एक सूबा बनाया जाए, ये वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, ये उनका पॉपुलर तरीन नारा था इलेक्शन में। इसकी बुनियाद पे वो वोट लेके आए थे। और पिछली गवर्नमेंट जो मुस्लिम लीग की थी पंजाब में, उस गवर्नमेंट के दौर में बाकायदा पंजाब असम्बली ने रेजोल्यूशन किया था कि सदर्न पंजाब को अलग सूबा बनाया जाए। और ये आइन का तरीकाकार है कि जिस सूबे के अंदर नया सूबा बनाना हो, वहाँ की जो सूबाई असम्बली है वो 2/3 अक्सरियत से रेजोल्यूशन करेगी, तब इस पे प्रोसेस शुरू होगा। अगर वो 2/3 अक्सरियत से सूबाई असम्बली रेजोल्यूशन नहीं करती तो इस पर तो जो है ना प्रोसेस ही ट्रिगर नहीं हो सकता। सो ये बिल्कुल गलत बात है कि पीपल्स पार्टी का, हाँ, वहाँ के लोगों का, उनके नुमाइंदों का और उनके पंजाब के अंदर पंजाब असम्बली के नुमाइंदों का ये इनका रेजोल्यूशन था, ये पीपल्स पार्टी का रेजोल्यूशन नहीं है। कैसा आज अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिंदा होती तो क्या वो ये स्टेटस को पॉलिटिक्स करती? क्या वो ये कॉम्प्रोमाइज़ इन द नेम ऑफ स्टेबिलिटी, क्या वो इसको फॉलो करती? देखिए, सियासत जो है ना जी, जमहूरियत और सियासत जो है, ये किसी फ़र्द वाहिद की सोच का नाम नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। अगर आपको मैं कन्विंस कर सकता हूँ तो वो कन्विंस हो जाती थी, वो किसी दूसरे को कन्विंस कर सकते थे तो वो कर लेती थी। लेकिन ये भी बहरहाल एक बात दुरुस्त है कि हमारे जैसे माशरों में जहाँ ग्रो हो रहा है समाज, इदारे ग्रो हो रहे हैं, डेमोक्रेसी ग्रो कर रही है, हमारे यहाँ को प्योर डेमोक्रेसी तो नहीं है। डेमोक्रेसी सिर्फ कानून बना देने से, ये आइन बना देने से, ये अदालतें और ये असम्बलियाँ खड़ी कर देने से, इससे डेमोक्रेसी नहीं आ जाती। डेमोक्रेसी तो हमारे रवैयों में आनी है, इस समाज में आनी है, इस लोगों के जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इसमें लोगों को चुनाव करते हुए डेमोक्रेसी आनी है कि क्या कभी अहलियत की बुनियाद पे, काबिलियत की बुनियाद पे, किरदार की बुनियाद पे वोट डाला है हमने? बंदा कभी देखा है कि ये किस काबिल है? सो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद बिलाशुबा बड़ी कमाल की लीडर थी, उन्होंने भी गलतबाजी में उनसे भी गलतियाँ हुई। फिर वो चल के गई थी ना मियाँ नवाज शरीफ के पास, और उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब हम लड़ के एक दूसरे के साथ नुकसान करते रहे, तो आइए बैठ के COD करते हैं। तो यही बड़े बंदे का कमाल होता है कि वो अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है, वो अपनी गलतियों में फंस नहीं जाता, वो उसका शिकार होकर नहीं बैठ जाता। सो बीबी शहीद को भी कंप्रोमाइज़ करने पड़े थे। जिस वक्त वो आई थी पाकिस्तान में और उनकी पहली गवर्नमेंट बनी थी, तो पहली गवर्नमेंट आपको याद है ना, गुलाम इसहाक खान साहब की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने बीबी शहीद को गवर्नमेंट देने से इनकार कर दिया था। बाकायदा इस पर डायलॉग हुआ, तय हुआ था कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होगा, तय हुआ कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं होगा। बीबी शहीद से कहा गया कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में नहीं पूछेंगी, उस वक्त के फ़ौज के कमांडर ने और सदर ने। और तब जाके तो आपको या तो आप बिल्कुल अड़ जाएं, तो अड़ जाने से भी आपको हालात ख़राब हो जाते हैं। सो आप वक्त के ऊपर फैसले करते हैं कि आगे चीज़ों को बढ़ाने के लिए, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, किसी एक दिन में पूरी डेमोक्रेसी नहीं आ जाती, आप इवॉल्व करते हैं। मोहतरमा अगर आज जिंदा होती तो हालात के मुताबिक फ़ैसले करती, ये अलग बात है। मेरा भी ये गुमान है,
मुझे नहीं पता ये दुरुस्त होता कि ना, मेरा गुमान यह है कि भुट्टो शहीद को शहीद ना किया जाता तो अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की ये सूरत हाल ना होती, इस खित्ते की। पाकिस्तान आज कहीं और खड़ा होता, और बीबी शहीद अगर जिंदा होती तो आज डेमोक्रेसी और मुल्क इस हालत में ना हो। सर दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि आप पर्सनालिटीज़ की बात करें, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का तो एक मेजर पार्ट है कि डेमोक्रेसी नीड्स रूल्स स्ट्रॉन्गर देन पर्सनालिटीज़। तो मेरे अजीज़, ये आपका ना टारगेट है, उस मंजिल पे वो टारगेट है। ये तस्वीर है ना, ये बिल्डिंग है, उसके ऊपर वो एंटेना लगा हुआ है, उसका टॉप है टारगेट। तो आपने ग्रेजुअल चढ़ना है। कोई जंप जो कौम उस मंजिल तक पहुंची है 200, 250, 300 साल के सफ़र में, ये जंप लगा के आप एक साल में नहीं वहाँ पहुंच जाएंगे। बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि असूलों के ऊपर खड़ा होना है, आपने आइडियल्स पे खड़ा होना है, आपने आईने पाकिस्तान पे खड़ा होना है। COD जो था वो अब आईने पाकिस्तान की सूरत में 85% तो नाफुज हो चुका है ना। हमने अपने दौर में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को 85% नाफिज कर दिया था। अब वो आईने पाकिस्तान का हिस्सा है, अब इस पर अमल करना है। अब इस पर अमल के लिए बहुत सारी रुकावटें हैं, समाजी रुकावटें हैं, मजहबी लोगों की रुकावटें हैं, अदालतों के प्रोसेस की रुकावटें हैं, और इदारों के अपने मिजाज हैं, सियासी जमातों के इश्यूज़ हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि आप तवक्को कर रहे हैं कि सियासतदानों को हमने असम्बलियों में भेज दिया, अब इनको अचानक बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, सब ठीक हो जाना चाहिए, इनको मुल्क कुर्सी ठीक कर देना चाहिए। इलेक्शन भी हो गए, हुकूमतें भी बन गई। कितनी स्पेस है सियासतदानों के पास, कभी सोचा है? स्पेस तो मीडिया के पास भी है, स्पेस तो एस्टेब्लिशमेंट के पास भी है, अदालत के पास भी है, मजहबी तबके के पास भी है। सो इन सारी स्पेसेस को क्या हुकूमत एंजॉय करती है? अथॉरिटी होती है हुकूमत की। इसी के साथ साथ सियासतदान जो है ना, वो अपना काम ज़रूर कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अब हमें करने की ज़रूरत यह है कि उन कवानीन पे चलने के लिए लोगों का भी तो एक काम है ना। मैं एक ख़राब आदमी हूँ, गलत आदमी हूँ, मेरा किरदार अच्छा नहीं है, मिसाल के तौर पर, और मैं एक दफ़ा आपको धोखा दे के आपसे वोट ले जाता हूँ। फिर आप देखते हैं, आपसे मुराद पूरा हल्का देखता है कि ये बंदा तो बड़ा 2 नंबर सा था, इसने तो पैसे भी कमाए हैं, इसने तो ज़्यादतियाँ भी की हैं, इसने तो कब्जे भी किए हैं, ये तो बेअसूल सा भी है, और इसका किरदार अच्छा नहीं है, नाअहल भी है। अगली दफ़ा फिर मैं आपको बरादरी पे, मसलक पे, पैसों के ज़ोर पे, काम पे, थाने के, कचहरी के ज़ोर पे आपसे फिर वोट ले लेता हूँ। अब इसी तरह बाकी लोग, मेजॉरिटी का इसी तरह चुनाव करते हैं। अब हमारी सियासत के अंदर बहुत सारा तबका असम्बलियों के अंदर वो आ गया है जो कारोबारी तबका है, जो मुख्तलिफ जो हमारे फील्ड्स हैं ना कारोबार के, कोई टेक्सटाइल का नुमाइंदा है, कोई सीमेंट का नुमाइंदा है, कोई एनर्जी का नुमाइंदा है, कोई इम्पोर्टर्स का नुमाइंदा है, कोई ज़मींदारों का नुमाइंदा। तो बहुत सारे जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है इकोनॉमी के, उनके नुमाइंदे बैठे हैं जो अपने सेक्शन के खिलाफ फैसले नहीं होने देते। तो ये एक और इशू है। लेकिन अब आपने जब मुझे भेजा वहाँ पे, तो अब मुझसे तवक्को कर रहे हैं कि वहाँ जाके मैं ठीक हो जाऊँ। तो अगर तो मेरे दिमाग में कुछ चिप लगी है जिसकी प्रोग्रामिंग पहले ख़राब थी, अब मैं ज़िम्मेदार जगह पे पहुँच गया हूँ, अब वो प्रोग्रामिंग अब चेंज करेंगे या वो चिप निकाल के नहीं डाल देंगे। तो अगर मैं इंसान हूँ और मैं ख़राब हूँ और मेरी मिजाज ठीक नहीं है और मैं नाअहल हूँ, तो मैं कभी अहल लोगों के लिए रास्ता छोड़ूंगा जब तक लोग मुझे नहीं हटा देते। सो लोगों को भी तो देखना होगा ना कि भाई ये हम क्यों तवक्को करके बैठ गए हैं कि ये जो सियासतदान हैं, ये जो जिस तरीके के हम चुने हुए लोग भेज रहे हैं, मेजॉरिटी में बहुत आला लोग भी हैं, लेकिन यही लोग जाके ऊपर उन असम्बलियों में बहुत अच्छे फैसले करेंगे, यही बड़ा बासूल काम करेंगे, यही मेरिट लेके। मैं खुद मेरिट पे नहीं आया, मैं खुद कानून की वायलेशन करता हूँ, लोगों के सामने करता हूँ, और मुझसे अब तवक्को कर रहे हैं कि मैं रूल ऑफ लॉ लगाऊंगा। तो लोग भी तो चुनाव करते फैसला करें ना। तो ये बहुत सारे कलेक्टिव फैसले हैं, कुछ कलेक्टिव डिसीजंस हैं। कुछ काम इदारों ने करना है, उनको भी अपने रवैये दुरुस्त करने हैं, और कुछ काम लोगों ने करना है जी। अगर डेमोक्रेसी में चलना है तो लोगों ने भी फैसला करना है कि अपने चुनाव करते हुए, यार मैं चुनाव करते हुए अपना वोट सही नहीं डालता, और जिसके पास इख्तियार है, लालच है, उसके सामने दौलत है, उससे कहता हूँ कि नहीं तुम अपना किरदार दुरुस्त रखो, मैं अगले जहान में अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकता हूँ नेकी करके, वो नहीं करता। अगले जहान में जन्नत खरीद सकता हूँ, वो नहीं करता, कि बुराई में लालच बड़ा पड़ जाता है, उसमें चला जाता हूँ। और आप मुझसे तवक्को कर रहे हैं कि मैं ख़राब होते हुए वहाँ जाके अचानक ठीक हो जाऊँगा। याद रखिए, अल्लाह के डर से अवाम का डर बड़ा है।
अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरा मुराद ये नहीं है कि अल्लाह से अवाम बड़ी हो गई, लेकिन ये है कि बंदे यहाँ इस कमरे में बैठ के वलादगी में दोस्तों के साथ बैठ के गुनाह कर लेते, कानून तोड़ लेते, सब कुछ। अल्लाह से डरते हो तो फिर तो ना करें ना जी। हर रोज़ करते हैं, हज़ारों करोड़ों लोग करते हैं। वही काम जो आप अंदर बैठ के कानून, मज़हब का कानून, समाज का कानून तोड़ रहे होते हैं, वो चौक में खड़े होकर नहीं तोड़। फ़र्क क्या है? अल्लाह तो यहाँ भी देख रहा है, वहाँ भी देख रहा है, वहाँ अल्लाह की मखलूक देख रही है। सो खल्क का डर ये मज़हब में भी बड़ा है, ये समाज में भी बड़ा है। जमहूरियत में खल्क का डर डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है। कानून, आइन और बाकी चीज़ों से ज़्यादा बड़ा वो पब्लिक ओपिनियन होता है, वो ताकतवर होता है, वो इंसान को सुधार के रखता है। वरना इंसान तो बेमुहार जानवरों की तरह, इसको आज़ाद छोड़ दें। जिस तरह जो पालतू जानवर होते हैं, अगर आप उनको जंगल में छोड़ दें और 6 महीने, साल, 2 साल के बाद आप चाहें कि दोबारा उनको सिधाए हुए जानवरों की तरह काबू कर लें तो नहीं होते। इंसान ज़रा और तरह की चीज़ है, लेकिन अगर आप इंसान को भी उसकी आदतें ख़राब करनी शुरू कर दें, उसको फ्री छोड़ देते हैं, तो ख़राब होते होते एक वक्त आ जाता है वो नाकाबिले इस्लाह हो जाता है। सो लोगों की इस्लाह का तरीका यही है कि अवाम वोट देते हुए पहले वो भी फैसला करें, और बाकी फिर नेचुरली अदालतों को भी करना होगा। जज साहबान भी देखें कि वो जो सारे जहान की प्रिविलेजेस लेते हैं और अब 65 साल की उम्र में जाकर रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट तक उनको सब कुछ प्रोटेक्टेड है, वो भी अच्छे फैसले करें। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट करें, मीडिया वाले अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और मजहबी तबके को जो अच्छे लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और जो मेजॉरिटी में खराबी कर रहे हैं उनके साथ बाकायदा सबको मिल के उनके खिलाफ सफरा होना है। लाजमी नहीं कि बंदूक उठा के हों, लाजमी नहीं कि लठ उठा के हों, फिक्री तौर पे खड़ा होना है, उनको कायल करना है, उनको मजबूर करना है कि भाई इस्लाह करें अपनी। इसके लिए ये अवामी फैसले हैं, ये सिर्फ हुकूमतें नहीं करती। जी गाय साहब, 2 more शॉर्ट क्वेश्चंस। उससे पहले ये आपने जो सारी बात की, इसमें एक मुझे आपकी स्टेटमेंट भी पहले याद आई अवाम से रिलेटेड। अवाम ही ज़ाहिर है वोट देती है। आपने ये कहा था कि एक सुजुकी गाड़ी वाले को कोई वोट नहीं देगा। आपने कहा था एक छोटे घर से आए बंदे को कोई वोट नहीं देगा। फिर साथ ये भी कंसर्न उठता है जी के रूट लेवल से या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से कोई लीडर इमर्ज नहीं होता, तो इसके पीछे क्या वजह है? तो वो भी एक लंबा आर्गूमेंट था इसी तरह का, जिस तरह मैंने अभी किया जी। तो मैंने कहा हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों के किरदार नहीं देखते, उनके अहलियत नहीं देखते, उनके घर बार देखते हैं, उनकी नस्ल देखते हैं, उनका मसलक देखते हैं, उनके देखते हैं कि उनके पास गाड़ियाँ कैसी हैं, घर कैसा है, डेरेदारियाँ कैसी हैं, फ़लाँ का दस्तरखान बड़ा है, फ़लाँ का ये हालांकि उसे लूटा हुआ होता है ना सब कुछ, और उसके पीछे हम बड़े से मुतासर होते हैं। एक इंतहाई लायक फ़ायक आदमी है, एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, वो बहुत आला बंदा होता है, इंतहाई लायक फ़ायक आदमी जी। उसके मुकाबले में वो आते हैं, और उनके मुकाबले में पुलिस का एक अफसर आ जाए जो बहुत जूनियर अफसर होता है, वो आ जाए तो उस अफसर के पीछे हम सारे भाग पड़ते हैं, उस वाइस चांसलर की हम इज़्ज़त नहीं करते। ये हमारा मिजाज है। इसी तरह मैंने कहा कि सियासत के अंदर भी ये हो गया है कि बंदा जितना मर्जी काबुल हो, जो मर्जी हो, अगर वो सुजुकी गाड़ी में बैठ के आए या साइकिल मोटरसाइकिल पे आए, छोटे से घर में रहता हो, डेरा उसका कोई ना हो, खर्चा करने के पैसे खुले ना हो, तो लोग कहते हैं ये तो अपने जोगा नहीं। मेजॉरिटी की बात होती है ना, मेजॉरिटी मुराद ये नहीं है कि लोग बिल्कुल अच्छे लोगों को वोट नहीं देते, बिल्कुल बड़े अच्छे लोग भी हैं जो असूल पे वोट देते हैं, जो किरदार देखते हैं, जो, लेकिन उनका नंबर थोड़ा है। सो मेजॉरिटी तो यही देखती है ना। इसीलिए आस्ता आस्ता हमारी सियासत के अंदर दौलत सरैयत कर गई, और ये सिर्फ हमारी असम्बलियों के इलेक्शनों में नहीं है, ये तो बाकी जो फोरम्स हैं उनके अंदर देखिए, ये वकला के जो इलेक्शन होते हैं उसमें देखिए, जो ट्रेड बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं उसमें देखिए, अब तो जो लेबर के इलेक्शन होते हैं उसमें देखिए। हर जगह पे ये रवैये जो हैं, ये सोचें जो हैं लोगों की, ये हावी हो गई। इन सब को ठीक करने के लिए, इसकी इस्लाह करने के लिए, इट्स टू सीरियस अ जॉब टू लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस और इस्टेब्लिशमेंट और जजेस। ये सब की कलेक्टिव मेहनत से होना है, समाजी तहरीकों के नतीजे में होना है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे, हम कोई डेमोक्रेसी नहीं चला सकेंगे। जहांगीर बदर साहब जैसे हैं, और चंद और पीपल्स पार्टी के जो बहुत पंजाब के सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस रहे हैं, यू आर वन ऑफ देम। कभी ख्याल नहीं आया कि चीफ मिनिस्टर लगता पंजाब का तो मज़ा आता? देखिए, मेरी पार्टी जीते और मैं पंजाब में मेंबर हूँ, तो हर मेंबर की ये ख्वाहिश तो होती है कि मैं भी चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ। ये पार्टी का फैसला होगा। मतलब ख्वाहिश है आपकी?
हर मेंबर की, देखिए सियासत के अंदर हर बंदा किस ख्वाहिश में आता है। ये थोड़ा ही आता है कि मैंने सियासत करनी है, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। मैं इलेक्शन लड़ता हूँ क्यों? कि मैं मेंबर बन जाऊँ। मेंबर बनूँ तो मेरी क्या ख्वाहिश होती है? मेरी जमात की हुकूमत आ जाए। जमात की हुकूमत आ जाए तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मुझे वज़ीर भी बना दें। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ काम भी कर सकता हूँ, मेरा तजर्बा भी है। तो ये ख्वाहिश रखना तो कोई बुरा काम नहीं है ना। हाँ, उस ख्वाहिश की तकमील के लिए मैं बेअसूली ना करूँ। मैं हर हाल में मेंबरी नहीं चाहता, मैं हर हाल में वजारत नहीं चाहता। हाँ, मैं चाहता हूँ मेरी जमात अच्छे मैनिफेस्टो के साथ बेहतर कोशिश करके आवाम से वोट ले, वो भी जीते, जमात भी जीते, मैं भी जीतूँ। और जब मेरी जमात की हुकूमत आए, मेरा चेयरमैन वज़ीर आज़म बने और पंजाब में हमारी हुकूमत बने, बाकी मुल्क में बने, तो फिर मेरे भी हक बनता है, मैं भी इसको ख्वाब देखूँ। अब मेरी जमात मुझे बनाए या ना बनाए ये एक अलग इशू है, क्योंकि हर बंदा तो वज़ीर नहीं बन सकता, हर बंदा तो वज़ीर आज़म वज़ीर आला नहीं बन सकता, लेकिन ख्वाहिश रखना तो कोई जुर्म नहीं है ना। वैसे मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, जवान औलाद का चले जाना वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा क्या, सबसे बड़ा सदमा है। तो बेटे के जाने के बाद क्या क्या ज़िंदगी में चेंजेस आए? यार मैं ना सच्ची बात है, इसका जवाब मैं देता हूँ। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि मेरा लिए जवान औलाद का जाने से बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता। और मेरा बड़ा ही प्यारा बेटा था, बड़ा ज़हीन था। लेकिन मैं उस ज़ख्म को ग्रेजुअली वक्त बुलाता है ना, मैं भुलाता हूँ। मुझे अपने बेटे के जाने के बाद यकीनन ज़िंदगी की बहुत सारी रियलिटीज़ समझ आई थी। मैंने उसके कुल पे खड़े होकर लोगों से कहा था कि मैं लोगों में सुनता था कि पलों में ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, समझ नहीं आती थी। आज समझ आई है कि ज़िंदगी पलों में कैसे तब्दील हो जाती है। मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई। दूसरा यह है कि मैंने अपने फैमिली को, अपनी अहलिया को, अपनी वालदा को, अपने बाकी अजीज़ व अक़रबा को बिठा के उससे बहुत प्यार करते थे। जिस चीज़ ने मुझे सब्र दिया वो मेरा अपना एतकाद और यकीन भी ये था, और मैंने उनको भी यही समझाया कि देखें, अल्लाह ताला इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजता है। औलाद उनमें से एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। और औलाद भी फिर लायक फ़ायक सेहतमंद औलाद तो अल्लाह ना करे किसी की मफलूज हो तो वो भी बड़ी प्यारी होती है। तो अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह को पता है कि कौन सा इनाम आपके पास कितने अरसे के लिए है, ये आपको नहीं पता। तो आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह ने ये इनाम जो हमारा बेटे की सूरत में था, ये अल्लाह ने हमें दिया। हमने पैदा किया, पाला, पोसा, जवान किया, उससे खेले, उसको एंजॉय किया, और वो इतने अरसे के लिए हमें मिला था, वो अल्लाह ने वापस ले लिया। अगर हम ये भी ईमान रखते हैं तो हमें सब्र आ जाएगा। तो हमारा ईमान है कि अल्लाह का फ़ैसला है, जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई उसने, अल्लाह ने उठा लिया। तो ये मेरा उस वक्त भी था, और यकीनन उसके जाने के बाद आज भी कभी याद आता है तो दिल तो दुखता ही है ना जी, खुश तो नहीं होता। लेकिन फिर ये है कि वक्त बड़ा, ज़िंदगी जो है वो आपको साथ लेके चलती है, आगे बढ़ना होता है। आफ्टर ऑल इट इज़ अ टेस्ट। इट इज़ अ टेस्ट, और ये ज़िंदगी का टफेस्ट फैसला है, टफेस्ट आपका हादसा है, लेकिन इट हैज़ टू हैपन। सबके सामने ज़िंदगी ने ख़त्म होना है, कभी वालिदैन ने जाना है, कभी औलादों ने जाना है। Stay strong, sir, and thank you so much for joining. It is a delight to have you. It's an honor. आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू, जीते रहिए. Thank you so much, ladies and gentlemen. This is the anchorman Ali Suhail signing off.